मेडिकल एंड नर्सेस। आज हम डिस्कस करेंगे स्किल बेस्ड एमसीक्यूज। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि जिन भी लोगों ने एमपीसीएचओ का फॉर्म फिलअप किया था उनके एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, आप लोग जाके डाउनलोड कर लीजिए। सेकेंड थिंग, जिन भी लोगों ने स्टाफ नर्स के लिए फॉर्म फिलअप किया था उसकी डेट भी आ गई है एग्ज़ाम की। तो शहडोल, जो अभी शहडोल वालों ने फॉर्म फिलअप किया था उसकी डेट आई है, तो डेट रखी गई है 10/7/2021। तो यहाँ पे हम बात करेंगे स्किल बेस्ड एमसीक्यूज़ की, क्योंकि एमपीसीएचओ के सिलेबस में जो एक टॉपिक है वो क्या है, स्किल बेस्ड एमसीक्यू। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि ये है क्या चीज़, स्किल बेस्ड एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा क्या जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग अभी सीएचओ का पेपर देने वाले हैं वो लोग अभी रिसेंट में जितने भी जीएमसी के पेपर हुए हैं वो आप लोग एक बार ज़रूर चेक कर लें वो पेपर, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छा स्किल बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं। बहुत ही बिल्कुल ये नहीं कह सकते हम कि बहुत ही लो टाइप का पेपर आया, अच्छा पेपर आया है। तो जो स्किल बेस्ड एमसीक्यूज़ हैं उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, यहाँ पर हम ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बट आपको बेसिक पॉइंट्स ज़रूर बता देती हूँ कि आपसे इसमें पूछा क्या जा सकता है। स्किल बेस्ड एमसीक्यूज़ में आपसे जो चीज़ें आप प्रैक्टिकल अपने हॉस्पिटल में देखते हैं करते हैं वो चीज़ें, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सा पेशेंट रहेगा। यदि कोई आपको पेशेंट दिया जाता है तो उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं तो उन प्रॉब्लम्स में से आप फर्स्ट किस चीज़ को असेस करेंगे, चेक करेंगे। एंड थर्ड थिंग वो आएगी इसमें, जो भी आप हॉस्पिटल में प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, चाहे वो आपका पीपीई किट को रिमूव करना हो, पहनना हो, या फिर गाउनिंग, ग्लविंग, कोई भी प्रोसीजर, हैंड वॉशिंग प्रोसीजर करते हैं, तो सभी के करेक्ट स्टेप क्या रहेंगे। तो स्किल बेस्ड में आपका पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज रिलेट करते हुए क्वेश्चन आने हैं। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा डरने या घबराने की बात नहीं है, क्योंकि सीएचओ में आपका नॉर्सेट लेवल का पेपर तो देने नहीं वाले हैं, बट आपका यदि सीएचओ में क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग प्रिपेयर रहिए, क्योंकि स्किल बेस्ड एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आने वाले हैं। एंड जीके का जो एमपीसीएचओ में बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं कि जीके में क्या आ सकता है, तो जीके में आपको बता दूं, जीके में आपसे यदि 5 नंबर के 5 क्वेश्चन आने हैं तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन कोविड से रिलेटेड मिलेंगे। तो आप लोग उसके लिए भी जो अभी रिसेंट में एमपी में अलग अलग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पेपर हुए हैं वो पेपर एक बार ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि यदि आप जो रिसेंट जीएमसी में पेपर हुए हैं वो चेक करते हैं तो आपके 500 क्वेश्चन तो ऐसे ही प्रिपेयर हो जाएंगे, और आपको पीडीएफ लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ को ले सकते हैं और प्रिंट आउट निकाल के पढ़ भी सकते हैं। तो इस तरीके से आपके 500 क्वेश्चन वो सॉल्व हो जाएंगे। सेकेंड थिंग, एमपीसीएचओ के आप लोग एक बार पेपर पूरे रिवाइज कर लें, स्पेशली 2019 के, क्योंकि सिलेबस सेम है 2019 के जैसा, 2020 से थोड़ा सा डिफरेंट सिलेबस है। तो यहाँ पे आप लोग एक बार उसको ज़रूर चेक कर लें। अब हम बढ़ेंगे स्किल बेस्ड एमसीक्यूज में। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन दिया गया था कि यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन क्या होती है, और ऑलमोस्ट सभी लोगों ने इसका आंसर सही दिया है, एंटीवर्जन एंड एंटी फ्लेक्शन। क्या दिया है, एंटीवर्जन एंड एंटी फ्लेक्शन। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल टू मेक अ पेशेंट रिलैक्स एंड कंफर्टेबल फॉर अ फिजिकल एग्जामिनेशन। तो यदि आप किसी पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसको कंफर्टेबल किस तरीके से फील करवा पाएंगे, या फिर पेशेंट को रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल कैसे करवाएंगे। ऑप्शन में है, encourage a patient to have a small snack, offer a glass of water, encourage patient to empty the bladder before examination, encourage the patient to maintain the supine position। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि यदि कोई पेशेंट को फिजिकल एग्जामिनेशन करना है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, पेशेंट क्या रहे, रिलैक्स और कंफर्टेबल पोजीशन में रहे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यदि पेशेंट को रिलैक्स और कंफर्टेबल पोजीशन में रखना है तो एज ए नर्स आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि उसका जो ब्लैडर है वो क्या रहे, एम्प्टी रहे।
इनकेस कभी कभी पेशेंट नर्वस हो जाते हैं या फिर पैनिक हो जाते हैं तो क्या कर सकते हैं, यूरिन पास आउट भी कर सकते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के टाइम पर भी। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, पेशेंट को इनकरेज करना है कि पहले आप अपने ब्लैडर को खाली कीजिए, क्योंकि इनकेस आप परकशन करते हैं उस टाइम पर भी या फिर कुछ भी इस तरीके से प्रोसीजर आप करते हैं तो पेशेंट को उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, उसका ब्लैडर एम्प्टी करवा के रखना होगा, ताकि बाद में पेशेंट है जो यूरिन पास आउट ना कर पाए या फिर अदर ऑर्गन को चेक किया जाना है तो भी अच्छे से प्रॉपरली चेक किया जा सके। इसीलिए सबसे पहले हमें क्या करना है इस कैटेगरी के पेशेंट में कि पेशेंट को ब्लैडर एम्प्टी करने के लिए कहना होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज कॉज्ड और रिजल्ट बाय ड्यू टू। मेटाबॉलिक एसिडोसिस किसके कारण होता है? ऑप्शन में है एन इंक्रीज ऑफ पीएच ड्यू टू डेफिशिएट ऑफ HCO3, एन डिक्रीज इन पीएच ड्यू टू एक्सेस ऑफ PCOT, एन इंक्रीज इन पीएच ड्यू टू एक्सेस ऑफ HCO3 या फिर एन इंक्रीज इन पीएच ड्यू टू डेफिसिट ऑफ PCOT। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो भी रिसेंट के एग्जाम के ही क्वेश्चन, इसीलिए मैं आपसे बार बार रिपीट करती हूँ, एक बार और आपसे रिपीट करती हूँ कि आप लोग GMC के पेपर और जो प्रीवियस CHO में भी स्किल बेस्ड क्वेश्चन आए थे वो वाले पेपर आप लोग एक बार ज़रूर चेक कर लें, ताकि आपके जो भी डाउट्स रहते हैं इन पेपर्स को लेके वो क्लियर हो जाएंगे और आपका जो डर है स्किल बेस्ड क्वेश्चन को लेके वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस किसके कारण हो रही है डिक्रीज ऑफ पीएच ड्यू टू डेफिशिएट ऑफ HCO3। पीएच किसके कारण कम हो रहा है? HCO3 की कमी के कारण। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या है? एक सीरियस इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर है जिसमें आपके बॉडी के जो एसिड बेस बैलेंस है क्या रहेंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, बैलेंस रहेगा इनमें। बट इसके 3 मेजर कॉज हैं, वो क्या है? इंक्रीज्ड एसिड प्रोडक्शन, एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, बाइकार्बोनेट का लॉस क्या होगा, वो भी ज़्यादा होगा, और रिड्यूस्ड एबिलिटी ऑफ किडनी टू एक्सक्रीट एक्सेस एसिड। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस का कारण क्या होगा? एसिड ज़्यादा बनेगा और बना है यदि ज़्यादा तो बाहर नहीं निकलेगा किडनी से, बॉडी में ही इकट्ठा रहेगा, तो इसके कारण जो बाइकार्बोनेट आयन है उनका भी लॉस होगा। तो ये मेन रीज़न क्या हो गया इसका, मेटाबॉलिक एसिडोसिस का। मेटाबॉलिक एसिडोसिस का जो मेन कारण क्या है? डिक्रीज ऑफ पीएच ड्यू टू डेफिशिएट ऑफ HCO3। तो बाइकार्बोनेट हैं वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, जिनके कारण कंडीशन हो रही है। यहाँ पर ये देखिए एसिड बेस्ड डिसऑर्डर हैं जो कि 4 डिसऑर्डर मेनली एग्जाम में आते हैं। इनमें आपसे प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्टर्बेंस पूछा जा सकता है कि प्राइमरी क्या डिस्टर्ब्ड होगा और सेकेंडरी क्या होगा। पीएच मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होगा कि जो पीएच है वो क्या होगा, कम होगा, और H+ आयन क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। HCO3 है जो सबसे पहले डिस्टर्ब होगा और सेकेंडरी में भी PCO2 लेवल भी घटेगा। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या हो रहा है, पीएच वैल्यू कम हो रही है और जो HCO3 का लेवल है उसके कारण क्या हुआ है, पीएच की वैल्यू कम हुई है। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में इसके अपोजिट होगा, पीएच इंक्रीज होगा, H+ आयन है जो क्या होंगे, घटेंगे। इसमें HCO3 लेवल बढ़ेगा और PCO2 लेवल भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ेंगे। और जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है इसमें प्राइमरी डिस्टर्बेंस और सेकेंडरी डिस्टर्बेंस में दोनों चीज़ें इंक्रीज होंगी, PCO2 बढ़ेगा और HCO3 भी बढ़ेगा। और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में इसके अपोजिट थिंग होंगी। तो यहाँ पर आपको 2-3 पॉइंट्स याद रखने, इनमें से आपसे एग्जाम में कोई सा भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर डाइटरी एडवाइस फॉर पीपल विथ पेप्टिक अल्सर शुड इंक्लूड अवॉइडिंग। तो यदि इन केस आपके पास हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आया है, ज़रूरी नहीं है कि सभी डाइट डॉक्टर्स भी बता देते हैं कि आपको ये चीज़ अवॉइड करनी है। एज अ नर्स आपको भी हेल्थ एजुकेशन के तौर पर जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है उस टाइम आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप उस पेशेंट को बताएं। तो डाइटरी एडवाइस क्या देंगे, यदि किसी पेशेंट को पेप्टिक अल्सर की कंडीशन है तो उसको क्या चीज़ अवॉइड करने के लिए आप कहेंगे। ऑप्शन में स्पाइसी फूड्स, हाई कैलोरिक डाइट, हाई फाइबर्स डाइट, स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स। यदि कोई पेशेंट को पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम है तो उसको आप सबसे पहले क्या कहेंगे कि जो भी स्पाइसी तले हुए फ्राइड आइटम्स हैं या फिर जो ऐसे आइटम्स हैं जो डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं
तो सभी आपको अवॉइड करना है। हाई कैलोरिक डाइट की ज़रूरत रहेगी, हाई फाइबर्स डाइट रहेगी, बट ये सभी चीज़ें आप खा रहे हैं तो कैसे खाना है, एक साथ एक ही बार में पूरा नहीं खाना है, थोड़े थोड़े टाइम को गैप देके स्मॉल मील्स है जो आपको लेना है। तो यहाँ पर आप क्या अवॉइड करने के लिए कहेंगे, स्पाइसी फूड्स, चिलीज इसमें ज़्यादा रहे या मसालेदार चीज़ें, सभी आपको अवॉइड करने के लिए कहनी होंगी। नेक्स्ट यहाँ पर, इफ़ वन पेशेंट इज ऑन फ्रूसेमाइड शुड आफ्टर टू मॉनिटर फॉर विच कंडीशन। तो यदि किसी पर्सन को फ्रूसेमाइड मेडिसिन दी जाती है जो कि एक एंटी डायरेटिक है, तो क्या मॉनिटर करने के लिए कहा जाएगा। ऑप्शन में हाइपर कैल्सीमिया, हाइपरटेंशन, फूड ओवरलोड या फिर हाइपोकैलेमिया। तो यदि किसी पर्सन को फ्रूसेमाइड दिया जा रहा है तो क्या मॉनिटर आप सबसे पहले करेंगे। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के आपको बताना है, हाइपर कैल्सीमिया, कैल्शियम का लेवल ब्लड में ज़्यादा हो रहा है उसको मॉनिटर करेंगे, कि ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है उसको चेक करेंगे, फ्लूइड ओवरलोड चेक करेंगे, या फिर हाइपोकैलेमिया की कंडीशन को मेज़र करेंगे। तो फ्रूसेमाइड यदि किसी पर्सन को दिया जा रहा है, फ्रूसेमाइड या फिर कोई अदर लूप डायरेटिक्स मेडिसिन दी जाती हैं, तो फ्रूसेमाइड क्या है, एक डायरेटिक्स एजेंट है, और यदि जो फ्रूसेमाइड दिया जाता है या फिर इसी के जैसे कोई अदर लूप डायरेटिक्स दिए जाते हैं, तो ये सोडियम पोटेशियम क्लोराइड इन सभी को क्या करेंगे, इनहिबिट करने की कोशिश करेंगे। और इसके कारण क्या होगा, सबसे पहले जो डिस्टरबेंस होगा वो कौन सा डिस्टर्ब होगा, तो सबसे पहले डिस्टरबेंस किसका होगा, सोडियम का। तो यहाँ पर आपको यही कंडीशन है जो चेक करना है कि जिस भी पेशेंट को फ्रूसेमाइड दी जा रही है फिर कोई अदर इस तरीके के एजेंट दिए जा रहे हैं, फ्रूसेमाइड या फिर अदर लूप डायरेटिक्स दिए जाते हैं, तो आपको इसमें पोटेशियम के लेवल को चेक करना होगा, क्योंकि ये क्या करते हैं, पोटेशियम के लेवल को इनहिबिट करेंगे, सोडियम क्लोराइड इनको इनहिबिट करेंगे, बट जो एडिमा बनता है इसका मेन रीज़न क्या हो जाता है, पोटेशियम का लेवल बॉडी में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पर वही है, फ्रूसेमाइड इज़ यूज टू रिड्यूस एक्स्ट्रा फ्लूइड इन द बॉडी। तो यदि इनकेस हमारी बॉडी में एडिमा हो रहा है कोई अदर कंडीशन के कारण, हार्ट फेलियर, लिवर डिसीज़, किडनी डिसीज़ के कारण, तो जो एक्स्ट्रा फ्लूइड हमारी बॉडी में बन रहा है इसके कारण क्या होगा, स्वेलिंग होगी, उस स्वेलिंग को बाहर निकालना है, उस फ्लूइड को बाहर निकालना है, तो फ्रूसेमाइड दी जाती है। जब जो फ्लूइड बाहर निकाले जा रहे हैं, एक्स्ट्रा फ्लूइड जो जम गया है, तो उसको बाहर निकालते टाइम हो सकता है कि हमारी बॉडी का जो पोटेशियम लेवल है वो भी कम हो जाए। तो इसीलिए जब भी फ्रूसेमाइड या फिर अदर लूप डायरेटिक्स दिए जाते हैं तो क्या करना है, मॉनिटर करते रहना है पेशेंट की कंडीशन को। नेक्स्ट है यहाँ पर, अ पेशेंट गॉट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद द हिस्ट्री ऑफ रिड्यूस्ड रीनल रिजर्व, हिज यूरिन सैंपल वेर स्टडीड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट इंडेक्स फॉर रीनल फेलियर। तो यदि किसी पर्सन को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, इन केस उसको एडमिट करने के बाद क्या है जो हिस्ट्री रही उसकी पहले से, कि रीनल रिजर्व है जो क्या है, कम है, यूरिन सैंपल चेक करने के लिए भेजे गए, तो क्या इंडेक्स आएगा सैम्पलिंग में, रिजल्ट में, जिससे पता चले कि पेशेंट को रीनल फेलियर है या फिर कोई अदर रीनल प्रॉब्लम है। ऑप्शन में वाइल्ड सॉल्ट, एल्ब्यूमिन, कीटोन बॉडीज या फिर वाइल्ड पिगमेंट्स। तो पेशेंट हॉस्पिटल आया है तो आप उसके लिए यदि असेस करते हैं, चेक करते हैं, तो उसकी रिपोर्ट्स के लिए सैंपल भेजा जाता है, तो क्या प्रेजेंट होगा ऐसा यूरिन में जिससे पता चले कि रीनल में कोई किडनी में कोई प्रॉब्लम है या फिर रीनल फेलियर की कंडीशन है। तो जो प्रेजेंट नहीं होगा वो क्या होगा, एल्ब्यूमिन। यदि इनकेस यूरिन में एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है, इसका मतलब क्या है कि आपको किडनी क्या कर रही हैं, प्रॉपर तरीके से, जो नॉर्मल किडनी होती हैं, हेल्दी किडनी होती हैं, एल्ब्यूमिन को पास नहीं करती हैं ब्लड से यूरिन में पास आउट नहीं करेंगी। बट यदि किडनी डैमेज है, किडनी में कोई प्रॉब्लम्स है, तो क्या कर देती हैं, एल्ब्यूमिन पास इनटू द यूरिन, जो ब्लड में एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, ये क्या कर देगा, यूरिन में पास हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। तो जिसके कारण यदि इनकेस रीनल फेलियर या फिर रीनल डिसीज चेक की जाती है, तो यदि एल्ब्यूमिन प्रेजेंट आता है यूरिन में, दैट मीन्स रीनल और किडनी में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि नॉर्मल केस में जो हेल्दी किडनी होती हैं एल्ब्यूमिन को पास नहीं करती हैं ब्लड से, किस में, यूरिन में, ये ओनली ब्लड में ही फ्लो होगा एल्ब्यूमिन प्रोटीन।
यदि ये जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है यूरिन सैंपल में टेस्ट किया जाता है, पाया जाता है, दैट मीन्स आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज शोज दैट अ नर्स इज एंगेज्ड इन टर्सरी प्रिवेंशन। इनमें से कौन सी एक्टिविटीज बताएगी कि कोई भी नर्स है जो कि टर्सरी प्रिवेंशन में क्या है, बिजी है, एंगेज्ड है उस एक्टिविटी में। ऑप्शन में, अ नर्स प्रोवाइड्स हेल्थ एजुकेशन टू स्कूल चिल्ड्रन ऑन हेल्थी ईटिंग हैबिट्स। तो ये किसका होगा, ये होगा प्राइमरी प्रिवेंशन का, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ एजुकेशन दी जा रही है फॉर फ्यूचर, आगे आने वाले टाइम के लिए, ताकि आप बीमार ना पड़ो। हेल्थ एजुकेशन, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन किस में आएंगे, प्राइमरी प्रिवेंशन में। नेक्स्ट ऑप्शन है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स विजिट अ पेशेंट टू चेंज वुंड ड्रेसिंग। तो यहाँ पर कोई भी कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या कर रही है, किसी को ऑलरेडी कोई वुंड है, घाव हुआ है, तो उसकी ड्रेसिंग कर रही है, तो ये सेकेंडरी प्रिवेंशन में आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉब्लम हो चुकी है, उसको ट्रीट किया जा रहा है। थर्ड ऑप्शन है, अ नर्स असेस द रिस्क फैक्टर ऑफ अ पेशेंट इन द कैजुअलिटी एडमिटेड विद चेस्ट पेन। तो ये भी किसका पॉइंट हो जाएगा, ये भी सेकेंडरी का रहेगा, कि इसमें कोई पेशेंट एडमिट है हॉस्पिटल में, तो नर्स उसके लिए क्या कर रही है, वो कोई रिस्क फैक्टर ना हो, मतलब कि सेकेंडरी से टर्सरी केयर की जरूरत ना पड़े। लास्ट ऑप्शन आता है, नर्स शेड्यूल अ रिहेबिलिटेशन सेशन फॉर अ पेशेंट हु हैज अंडरगोन नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो यहाँ पर टर्सरी प्रिवेंशन के लिए पूछा है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका, डी, कि एक नर्स क्या कर रही है, रिहेबिलिटेशन को शेड्यूल कर रही है जिस पर्सन की क्या हो चुकी है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हो चुकी है। रिहेबिलिटेशन दिया जा रहा है, दैट मीन्स कि टर्सरी प्रिवेंशन में जाएगा। तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर, डी। नेक्स्ट इज, आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसीजर द नर्स शुड डिस्कार्ड द यूज्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंट्रावीनस सेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्ड बिन्स। ये क्वेश्चन आप लोग एक बार फिर से पढ़ लें। ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसीजर के बाद यदि कोई एक नर्स है जो कि यूज्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंट्रावीनस सेट है, जो कि आईवी सेट है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन आईवी सेट है, उसको किस कलर के बैग में डिस्कार्ड करेंगे। ऑप्शन में है येलो, रेड, ग्रीन या फिर ब्लू। यहाँ पर आपको क्या डिस्कार्ड करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंट्रावीनस सेट डिस्कार्ड करना है। तो कौन सा कलर यूज किया जाएगा, रेड। और यदि आपसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन बैग पूछा जाता तब आप येलो कहते। यदि आपसे यूज्ड जो ब्लड बैग रहता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिसे किया गया है, तब आप उसको क्या कहते, येलो। लेकिन यहाँ पर यूज्ड ट्रांसफ्यूजन इंट्रावीनस सेट पूछा है, तब आप क्या कलर कहेंगे, रेड कलर। ये थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है, तो बट आपको ये क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट इज, while caring for patient with MRSA which kind of precaution should be taken। तो MRSA, यदि कोई पर्सन को MRSA की कंडीशन है, यदि या फिर कोई नर्स किसी MRSA के पेशेंट को ट्रीट कर रही है, तो आपको कौन से प्रिकॉशन लेने होंगे या फिर क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी होंगी। MRSA का मतलब होता है मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, एक तरीके का बैक्टीरिया है जो कि बहुत सारी एंटीबायोटिक्स पर भी रेसिस्टेंट है। दैट मीन्स कि इस बैक्टीरिया पर बहुत सारी एंटीबायोटिक भी अपना असर नहीं कर पाती हैं। तो जब भी आप किसी MRSA पेशेंट की केयर कर रहे हो, देख रेख कर रहे हो, तो आपको क्या चीज़ें अवॉइड करनी होंगी। MRSA का फुल फॉर्म क्या है, मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। एक तरीके का कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन यहाँ पे आपको अपनाना है, क्योंकि ये स्किन में जनरली प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यहाँ पर स्किन कांटेक्ट या फिर किसी पर्सन की जो टॉवल है, उन सभी को यूज़ करने से बचना है, जब खासकर पर्सन को MRSA की कंडीशन हो। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, डी, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन क्यों लेना है, क्योंकि जिसका ट्रांसमिशन मोड है MRSA का, वो क्या है, टच करने से। किसी पर्सन के कम्युनिटी में यदि ये बैक्टीरिया है, तो पर्सन एक दूसरे से टच होता है, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलेगा, या फिर कुछ पर्सनल आइटम शेयर करता है, तो उसको होने के चांसेस हैं जो ज़्यादा रहेंगे। इसीलिए MRSA के पेशेंट को जब भी आप केयर प्रोवाइड करवा रहे हो, तो क्या करना है, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन आपको बरतने होंगे।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिलायबल कोर बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट साइट। इनमें से कौन सी साइट है जहाँ पर सबसे अच्छे तरीके से बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है। ऑप्शन में स्किन, एक्जिला, माउथ या फिर रेक्टम। तो जो सबसे सही तरीके से टेम्परेचर चेक किया जा सकता है वो एरिया क्या है, रेक्टम, क्योंकि रेक्टम है जो एज कम्पेयर टू एक्सिलरी रूट के एक्यूरेट रीडिंग है जो शो करेगा। यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका डी। नेक्स्ट इज while performing an abdominal examination for a client with abdominal pain, what is the sequence of examination। तो यदि आप किसी पर्सन का एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कर रहे हो तो उस टाइम पर आपको सीक्वेंस क्या रखना है। एब्डोमिनल पेन के लिए एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया जाता है तो क्या सीक्वेंस है जो आपका रहेगा। नर्सिंग प्रोसेस में हम जब एग्जामिनेशन करते हैं तो कौन सा सीक्वेंस सबसे करेक्ट रहेगा। ऑप्शन में इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, परकशन, पाल्पेशन। इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, पाल्पेशन एंड परकशन। इंस्पेक्शन, परकशन, पाल्पेशन एंड ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन, परकशन, पाल्पेशन एंड इंस्पेक्शन। तो यहाँ पर पूछा है कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन यदि किसी पर्सन का किया जाता है एब्डोमिनल पेन के लिए तो सीक्वेंस है जो क्या होगा। तो वो सीक्वेंस होगा फर्स्ट इंस्पेक्शन किया जाएगा, फिर ऑस्कल्टेशन किया जाएगा, देन पाल्पेशन किया जाएगा, लास्ट में है जो परकशन परफॉर्म किया जाएगा। यदि कोई पेशेंट आपके पास डायरेक्ट आता है, आप उसका डायरेक्ट पाल्पेशन या फिर परकशन करना स्टार्ट करेंगे तो पेशेंट क्या हो जाएगा, डर जाएगा। इसीलिए एक जो सीक्वेंस बनाया गया है वो क्या है, इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, पाल्पेशन एंड परकशन। नेक्स्ट इज फॉलोइंग टॉन्सिलेक्टोमी एप्रोप्रिएट पोजीशन इन द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड इज। यदि किसी पर्सन की टॉन्सिलेक्टोमी के लिए सर्जरी हुई है तो उसको कौन सी पोजीशन देंगे आफ्टर ऑपरेशन के बाद। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में उस पर्सन को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। ऑप्शन में फॉलोअर्स, लिथोटोमी, साइड लाइंग या फिर प्रॉन पोजीशन। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पोजीशन होगी यदि किसी पर्सन को क्या हुआ पोस्ट ऑपरेटिव है जो कि उसकी पहले क्या हुई टॉन्सिलेक्टोमी हुई है तो उसको जो हम पोजीशन देंगे वो क्या पोजीशन देंगे, साइड लाइंग पोजीशन। क्योंकि इससे क्या होगा कि जो ओरल कैविटी में जो सीक्रेशन आ रहा है वो क्या होगा, ड्रेन होते रहेगा, धीरे धीरे बाहर निकलते रहेगा, जिसके कारण जो भी फ्लूइड आ रहा है वो क्या हो, एस्पिरेट ना हो पाए। एस्पिरेशन से बचने के लिए क्या देना चाहिए, साइड लाइंग पोजीशन। और इसका मेन रीज़न क्या रहेगा कि जो मुंह में ओरल कैविटी में जो सीक्रेशन हो रहा है, म्यूकस बन रहा है, फ्लूइड बन रहा है, तो उसको बाहर की तरफ ड्रेन होता जाए और क्या ना करे, एस्पिरेशन के चांसेस कम रहें। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपको मैं बता दूँ, यहाँ तो ये बात टॉन्सिलेक्टोमी की हो गई। यदि इनकेस आपके पास कोई पर्सन जिसको फिट्स आती हैं, सीजर्स आती हैं, तो आपको उस टाइम पर उस पर्सन को क्या देना है, साइड लाइंग पोजीशन देना है। या तो आप लेफ्ट दे सकते हैं, राइट दे सकते हैं, उसका भी सेम यही रीज़न है कि जो भी फ्लूइड आता है वो क्या ना हो, एस्पिरेट ना हो पाए, धीरे धीरे मुंह से ही बाहर की तरफ निकलता जाए। नेक्स्ट इज एन एंटीनेटल पीरियड देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर टू मॉर्फिन इन प्रेग्नेंट मदर आफ्टर द डिलीवरी विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट लाइकली ऑर्डर्ड बाय द डॉक्टर और फिजिशियन। तो एंटीनेटल पीरियड के टाइम पर यदि किसी मदर ने मॉर्फिन ली हो, ओपियोइड्स लिए हों, तो उस टाइम पर प्रेगनेंसी के टाइम पर कोई मदर ने क्या लिए हैं, हिस्ट्री रही उसकी कि उसने मॉर्फिन टैबलेट ली है, पाउडर फॉर्म में लिया है, बट उसकी डिलीवरी के टाइम पर उसको डॉक्टर फिजिशियन किस मेडिसिन को एडमिनिस्टर करने के लिए कहेंगे। ऑप्शन में एसिटाजोलामाइड, मैग्नीशियम सल्फेट, एन-एसिटाइलसिस्टीन या फिर नालोक्सोन। तो जो मेडिसिन दी जाती है किसके लिए, मॉर्फिन के एंटीडोट के लिए, ताकि मॉर्फिन के असर को कम किया जा सके, तो मेडिसिन क्या है, नेलोक्सोन। क्योंकि नेलोक्सोन क्या है, ये मॉर्फिन का एंटीडोट है, तो इसी मेडिसिन को दिया जाएगा ताकि बेबी को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन से प्रिवेंट किया जा सके। एक क्वेश्चन भी आ सकता है यदि मदर की हिस्ट्री मॉर्फिन सल्फेट लेने की रही हो, बेबी को क्या होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो बेबी को जो चांसेस ज़्यादा होने के रहेंगे, तो बेबी स्मॉल फॉर डेट हो सकता है, प्रीमेच्योर हो सकता है, और यदि मदर ने ऑलरेडी मॉर्फिन सल्फेट खाई हुई है उसके बाद यदि डिलीवरी होती है तो बेबी को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन है जो सबसे ज़्यादा रिस्क रहेगा होने का। नेक्स्ट इज इफ़ यू आर टीचिंग कीगल एक्सरसाइज टू फीमेल क्लाइंट, हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एक्सरसाइज इज करेक्ट व्हेन ही स्टेट दैट।
तो यदि किसी महिला के लिए आप फीमेल क्लाइंट के लिए कीगल्स एक्सरसाइज बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग को आप कैसे करेक्ट करेंगे कि उसको क्या चीज़ें समझ में आई या क्या नहीं आई। ऑप्शन में दीज एक्सरसाइज विल रिड्यूस फीटल इनकॉन्टिनेंस, दीज एक्सरसाइज विल रिड्यूस द चांस ऑफ हेमरॉइड्स, द एक्सरसाइज विल रिड्यूस द रिकरेंट चांस ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या फिर दीज एक्सरसाइज विल रिड्यूस द ड्रिबलिंग ऑफ माई यूरिन। तो कीगल एक्सरसाइज का जो एक आपको मेन रूल पता है, इसका मेन काम क्या होता है कीगल एक्सरसाइज का, पेल्विक फ्लोर मसल्स होती हैं उनको क्या करना, स्ट्रॉन्ग बनाना। जब आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगी तो यूरिन पास आउट कहीं पर भी होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसीलिए क्या करना है कि उस महिला से आपको पूछना है कि जिसको आपने कीगल एक्सरसाइज के बारे में बताया है, कीगल एक्सरसाइज का मेन काम क्या है, पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना। वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो यूरिन की जो फ्रिक्वेंसी है वो भी कम रहेगी। नेक्स्ट, द इंजरी ऑफ विच नर्व लीड्स टू रिस्ट ड्रॉप, कौन सी इंजरी है जो कि रिस्ट ड्रॉप होने का कारण बनेगी। ऑप्शन में एक्सियल नर्व, मीडियन नर्व, अल्नार नर्व या फिर रेडियल नर्व। तो जो रिस्ट ड्रॉप होने का कारण बनेगी जो नर्व वो कौन सी है, तो वो नर्व है रेडियल नर्व। यहाँ पर देखिए रेडियल नर्व के कारण क्या प्रॉब्लम हो सकती है, नाइट पाल्सी या फिर सैटरडे पाल्सी। तो ये 3 पॉइंट याद रखना, सैटरडे पाल्सी किसको कहा जाता है, रेडियल नर्व पाल्सी या फिर सैटरडे नाइट पाल्सी, रेडियल नर्व पाल्सी या फिर रिस्ट ड्रॉप। नेक्स्ट है यहाँ पर कुस्मॉल रेस्पिरेशन इज अ साइन ऑफ, तो कुस्मॉल रेस्पिरेशन किसका साइन है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो कोस्मॉल रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग किसका साउंड है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस का। यहाँ पर क्या है, इज अ डीप एंड लेबर्ड ब्रीदिंग ऑफ पैटर्न often associated with severe metabolic acidosis, particular diabetic ketoacidosis and also kidney failure। तो स्मॉल ब्रीदिंग किसके लिए की जाती है, इसको लेवर्ड ब्रीदिंग के नाम से भी जाना जाता है, और उन लोगों के लिए हेल्पफुल होती है इनको मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन है या फिर कोई पर्टिकुलर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की कंडीशन हो और किडनी फेलियर की प्रॉब्लम हो। तो एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, बहुत ही अच्छा और इजी क्वेश्चन है। कैन यू एंड योर फैमिली मेंबर रजिस्टर विद सेम नंबर ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, या फिर इस तरीके से आ सकता है कि कोवैक्सीन में कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन है जो एक ही पर्सन कर सकता है एक ही मोबाइल नंबर से। ऑप्शन में 3, 4, 5 एंड 2। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय। एंड यदि आपको एमपी में जो जीएमसी के पेपर कलेक्ट करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू, बाय बाय।